बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम देयर, और आज हम लोग बात करेंगे इनकी कुछ बची कुची केमिकल प्रॉपर्टीज। देन हम लोग मूव कर जाएंगे कहां पे, अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ। कहां मूव कर जाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ। ठीक है, मैं ठीक क्लियर है बच्चों, मैं स्टार्ट करूं आज की क्लास? तो चलिए एक लंबी सांस ले लीजिए और हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज, और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज केमिकल रिएक्शन किसके बारे में। देखिए ध्यान से बात करते हैं, ये एल्कीन वेल्कीन हमने खत्म कर लिया है ना। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, एल्काइन। मैं एक आपको क्विक रिवीजन टाइप का दे रहा हूं, आप देखते जाइए कि आपको याद आता जाए कि हाँ सर ये सब बातें हम लोगों ने कर ली थी, है ना। हम लोग तो सर एल्काइन में आ गए थे पिछले वीडियो में। हम लोग मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, फिर ओजोनोलिसिस, फिर कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन, है ना, ये सारी बातें की। बल्कि हम लोग ने एल्काइन की प्रिपरेशन भी कर ली थी। कैल्शियम कार्बाइड, मैंने आपको यहाँ पे बाकी कार्बाइड्स के रोल समझाए थे। यहाँ पे मैंने आपको बाकी कार्बाइड्स के रोल समझाए थे, आई होप आपको याद हो, है ना। फिर विसिनल डाइहैलाइड्स के डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किया था। उसी में हमने यूज किया था क्या, हाँ याद याद करिए, पिछले टाइम पे हम लोगों ने एसिडिटी पढ़ी थी केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्काइन की, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने आपको सोडियम सोडामाइड के साथ रिएक्शन, फेलिंग टेस्ट, टॉलिंग टेस्ट, ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की। ये तीनों ही हम लोगों ने डिस्कस किया, कहाँ कौन सा पीपीटी बनेगा, कहाँ कौन सा पीपीटी नहीं बने था, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो चैंपियंस, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक बार मैंने आपको छोटा सा रिवीजन भी दे दिया कि आपके दिमाग में पीपीटी स्लाइड कर दिया, आप देखते ही आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ हाँ ये सारी बातें हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन पढ़ रहे थे, है ना, रेने निकल वाला। पार्शियल हाइड्रोजनेशन या पार्शियल रिडक्शन में हम लोगों ने वही लिंडलार कैटलिस्ट, है ना, और बर्च के साथ पढ़ के कहानी को कंप्लीट कर लिया था। अब हम बढ़ रहे हैं आगे प्यारे बच्चों, ये लास्ट कहानी थी हमारी आपकी। लास्ट क्लास हमने यहीं पे बात की थी, यही हमने लास्ट क्लास का जो डिस्कशन था वो यहीं पे था कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में पार्शियल रिडक्शन। ये देखिए कंप्लीट रिडक्शन हुआ, ये कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो रहा है, कंप्लीट रिडक्शन। ये दोनों ही कैसे हैं, पार्शियल। आपको आपने एल्कीन में ये भी बात पढ़ी थी कि एल्कीन में भी ये बात आपने पढ़ी थी, नोटिस किया था कि एल्कीन भी पार्शियल देता है रिडक्शन, पार्शियल हाइड्रोजनेशन वहां भी हो रहा था, एल्काइन में भी होता है। लिंडलार हमेशा सिस देता है, बर्च हमेशा ट्रांस देता है। ये सब बातें पिछले टर्न पे प्रॉपर वे में एग्जांपल्स के साथ डिस्कशन हुई। ठीक, तो ले लीजिए लंबी सांस, चलते हैं धनाधन आगे बढ़ते हैं कहानी को। अब हम बात करने वाले हैं हैलोजिनेशन। क्लियर है नाम से इतना तो आप, चूंकि एल्काइन पढ़ रहे हो, एल्केन में भी ये वर्ड यूज हो गया, एल्कीन में भी यूज हुआ कि सर इसका मतलब ये है कि हम करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ हैलोजन। तो फंडा तो बड़ा क्लियर है मेरे लाल, सोच के देखो कि सर ये मेरा एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड, जो एडिशन हैलोजन ऐड करेंगे, हैलोजिनेशन प्रोसेस करेंगे, तो सर एल्काइन है, हम कब से यही समझते जा रहे हैं ये एडिशन रिएक्शन देता है। तो ये जो आर ट्रिपल बॉन्ड सी था वो क्या हो जाएगा, आर सिंगल बॉन्ड सी। भाई ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड में, जगह देखो खाली हो गई भैया। भाई दो दो वैलेंसी कम हुई तो दो दो कार्बन के बाद जगह भी खाली हो गई। ये पिछले टर्न पर भी आपने देखा था, कोई नई बात नहीं है। तो बस जो हैलोजन लगा रहे हो चुपचाप लगा देना, हो गया। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है ना। यहाँ पे कोई बट नहीं है, बहुत आसान से रिएक्शन है, देख लीजिए। जैसे वहां हेलोजिनेशन होता था इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, सेम हियर। जैसे एल्कीन्स में होता था CCl4 के प्रेजेंस में हेलोजिनेशन, सेम कॉन्सेप्ट यहां भी वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, CCl4 के प्रेजेंस में। और आपके सामने पूरी कहानी है, आप देख सकते हैं, है ना। आपने ऐड किया सिंपली, ट्रिपल से डबल हुआ, डबल को फिर ऐड कर दिए तो क्या बन गया, चार के चार लग गए, सिंपल। एक साथ रिएक्शन हो गई और क्या। ठीक, अब क्लोरीन ऐड किए तो क्लोरीनेशन, सिंपल है। मैं इसलिए ज्यादा भाव नहीं दे रहा हूं, आपको भी पता है कि ये सब पढ़ा हुआ बात है, मैं आपका क्यों टाइम वेस्ट करूं। ये आपका क्या हो गया, क्लोरीन ऐड किया तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन ऐड कर दिया तो ब्रोमिनेशन। अब अंतर यहाँ पे क्या है वही इंपॉर्टेंट समझिएगा। ठीक है, आपने एल्कीन में भी करा था कि जब ब्रोमीन वाटर कंबाइंड होता था, ब्रोमीन वाटर किसके साथ कंबाइंड होता था, एल्कीन के साथ, तो ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता था वो क्या हो जाता था, डीकलराइज। इसलिए आपने उसको वहां पे पढ़ा भी था ब्रोमीन वाटर टेस्ट के नाम से, या आपने बोला था वहां पे अनसैचुरेशन टेस्ट, किसके नाम से पढ़ा था, अनसैचुरेशन टेस्ट के नाम से पढ़ा था, याद है आपको, है ना।
अब यहाँ फंडा समझिए क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चैंपियंस। कह रहा है आपके पास इथाइन है, एसिटिलीन, अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हो तो ओनली ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाता है 1,2 डाई ब्रोमो इथीन। आईयूपीएससी नेम तो आपको जानते हो, उसमें रटने की कोई बात ही नहीं है, लिख लोगे फटाक से। लेकिन कह रहा है जब इसी को तुम लिक्विड ब्रोमीन के साथ करते हो, अच्छा अंतर समझते हो ब्रोमीन वाटर और लिक्विड ब्रोमीन? ब्रोमीन वाटर दैट मींस ब्रोमीन को डिसॉल्व किया गया वाटर में, और लिक्विड वाटर का मतलब ब्रोमीन को लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन है। वैसे भी नेचुरली ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में ही मिलता है, लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन को ट्रीट किया गया तो पूरा एडिशन हुआ, मतलब ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। मतलब अगर ब्रोमीन वाटर के साथ करते हो तो बनता है 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, और अगर लिक्विड ब्रोमीन के साथ करते हैं तो बनता है, चारों ब्रोमीन लग गया ना, चार, दो इधर दो इधर, तो 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। तो कहता है ब्रोमीन वाटर है ना फॉर्म डाई ब्रोमो डेरिवेटिव। जब ब्रोमीन वाटर को CCl4 की प्रेजेंस में करते हैं, हेलोजिनेशन तो होती है CCl4 के प्रेजेंस में, तब बनता है क्या डाई ब्रोमो डेरिवेटिव। लेकिन जब हम लिक्विड ब्रोमीन को ट्रीट करते हैं तो बनता है टेट्रा ब्रोमो। प्लीज प्यारे बच्चों ध्यान से जहन में रखना कि ब्रोमीन वाटर लिया गया है या लिक्विड ब्रोमीन। मतलब सीधे ऐसे समझो कि ब्रोमीन वाटर के पास यही एबिलिटी है कि वो डबल को सिंगल में कर दे रहा था, एल्कीन को एल्केन में, और एल्काइन को एल्कीन में कर पाएगा ब्रोमीन वाटर। लेकिन लिक्विड ब्रोमीन है अगर, है ना, तो वो क्या करेगा, ट्रिपल को सिंगल तक लेके जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं या लिक्विड ब्रोमीन के साथ, तो आपको अब वैसे भी आइडिया लग जाएगा कि क्या बनने वाला है ना, टेट्रा ब्रोमो बनेगा या डाई ब्रोमो। क्लियर है, सिंपल सी बात है, समझ गया होगे उम्मीद करता हूं। तो ब्रोमीन वाटर वहां भी इंपॉर्टेंट था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट के नाम से पढ़ा था आपने, अनसैचुरेशन टेस्ट के नाम से पढ़ा था, वैसे ही ब्रोमीन वाटर यहां भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है चैंपियंस, बढ़ो आगे, वेरी गुड। चलिए फिर कह रहा है कि हमें एल्काइंस में सीखना है हाइड्रो हेलोजिनेशन। अब तो आपको लग रहा होगा सर बहुत आसान हो गया कहानी, भाई एल्कीन में भी पढ़ा था आपने हाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ, क्या एडिशन करना है, एडिशन ऑफ, हाइड्रो मतलब एक्स, हेलो मतलब एक्स, एच एक्स का एडिशन करना है भाई। वहीं पे तो पढ़ा था मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, सारी कहानी याद आई। कहानी वहां यहाँ भी वही चलने वाली है, बस ध्यान क्या रखना है, सारे रूल वैसे ही चलने वाले मेरे लाल, सारे वो रूल्स वैसे ही फॉलो होने वाले, ध्यान से देखो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मैंने कहा मेरे पास इथाइन है, इथाइन C2H2, हमने उसमें क्या ऐड कर दिया HI, तो यार ऑब्वियसली क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड, और एक जगह यहाँ खाली हो जाएगी और एक जगह यहाँ। तो अभी तो ये सिमेट्रिकल है, कहीं भी H लगा दो कहीं भी I लगा दो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब फर्दर तुम HI ऐड करोगे प्यारे बच्चों, तब वो हो गया अनसिमेट्रिकल। अब देखो ना, यहाँ दो H है, यहाँ एक ही H है, तो H वहां जाएगा जहां H ज्यादा हो, तो अगली बार H यहाँ आके लगेगा और I यहाँ पे। क्लियर हुआ ना भाई, यहाँ पे तो नानी का घर था, कहीं H लगा दिया कहीं है लगा दिया I, क्योंकि सिमेट्रिकल था। बट जब आप एक बार H और I लगा दिए तो अब डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है वो अनसिमेट्रिकल हो गया, है ना। देखो ना यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन है इस वाले कार्बन से, यहाँ दो थे, तो मार्कोनिकॉफ रूल तुरंत लग जाएगा और H वहीं जाएगा जहां H ज्यादा हो, इसलिए ये वाला कंपाउंड बना। चला दिमाग, कितना सिंपल सी बात है ना, समझ गए आप। जाएगी पूरी रिएक्शन लास्ट तक, ट्रिपल से सिंगल तक पहुंचेगी, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचेगी, ये डबल बॉन्ड नहीं है सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल तक जाएगी। बस आपको ध्यान यही रखना है कि पहले ट्रिपल को डबल पे ले जाना, यही चेक करने के लिए। नहीं तो ऐसे दिमाग रख लो जहां पहले आई लगा था वहीं बाद में भी आई लगेगा, तुम सीधे लिख देना, खत्म बात, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, टेंशन की जरूरत नहीं, जैसे क्लास 10th में बच्चों को यही बताते हैं हम लोग, मार्कोनी एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं बताते, उनको ये जबरदस्ती का नाम बताना पड़ेगा। तो बता देते हैं प्यारे बच्चों, जहां पहले हाइड्रोजन लगाना बाद में भी वही वाले कार्बन पे लगा देना। उन्हें जब क्लास 11th में आते हैं 12th में आते हैं तब आइडिया लगता है कि अच्छा ये मार्कोनिकॉफ भैया ने बोला था, मार्कोनिकॉफ का रूल है। ठीक, पक्का, क्लियर। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया, सोचो एक बार, थोड़ा दिमाग लगाओ। हम लोगों ने एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया प्यारे बच्चों एसिडिक नेचर, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस कर लिया, एसिडिक नेचर। फिर क्या डिस्कस किया हम लोगों ने हाइड्रोजिनेशन किया। क्या किया, हाइड्रोजिनेशन। दो तरीके से किया था, आपको भी याद होगा, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन किया और पार्शियल किया। कंप्लीट के लिए जिम्मेदार कौन सा था, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम।
और पार्शियल के लिए 2 लोग थे भैया सर। लिंडलार कैटलिस्ट भी था, पेलेडाइज्ड CaCO3 या BaSO4, है ना, लेड एसीटेट, क्विनोलिन। और यहाँ क्या था, यहाँ था बर्च रिडक्शन। आपको पता है कहाँ सिस बनता है, कहाँ ट्रांस बनता है, ठीक। फिर हम लोग सीधे कहाँ पे आ गए थे, हेलोजिनेशन। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, एडिशन ही होना है हर जगह। फिर हमने पढ़ा हेलोजिनेशन। क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन के बाद हमने क्या पढ़ा अभी जस्ट, हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या पढ़ा, हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। एसिडिक नेचर में हमने इंपॉर्टेंट बात पढ़ी कि क्यों एल्काइन ज्यादा एसिडिक है और एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से वो कौन कौन से रिएक्शन देता है। तो आपने यहाँ पढ़ा विद NaNH2 भी पढ़ा था, आपने फेलिंग रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन पढ़ा था और टॉलिन रिएजेंट के साथ भी पढ़ा था। मैं इसलिए बार बार रिवाइज कर देता हूँ कि आपके दिमाग में एकदम इमेज बनी रहे, प्रिंट हो। जैसे इतना अगर दिमाग में है तो आपको पता है क्या लिखना है, क्या क्या हमने पढ़ा है। और पूरे चैप्टर में हमने एक ही चीज तो प्रैक्टिस की है, हेडिंग्स से रिएक्शन लिखना। बस यही सीखना है, ये सीख लियो, फिर कोई सा भी एल्केन, कोई सा भी एल्कीन एल्काइन बनाओ, कोई टेंशन नहीं, है ना। हमने कोई पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं याद करके बैठे हैं, हमने रिएक्शन लिखना ही सीखा है कि कोई सा भी तुम एल्केन दे दो हम लोग बना के बैठ जाए। इसलिए सबसे पहले मैं आपको हर बार सिंबॉलिक फॉर्म में बताता हूँ, सिंबल्स के फॉर्म में, ये चीजें आपके लिए आसान हो जाए। क्लियर, खुश हो जाइए, एल्काइंस भी कंप्लीट हो गया। ये हमें क्या पढ़ना था, मेन वही प्रिपरेशन ही था। प्रिपरेशन पीपी सबकी एक ही जैसी थी, मैंने बताया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिया। ठीक, आपके स्कूल एग्जाम्स थोड़ा ज्यादा ही किया है, टेंशन मत लो, ठीक है, पक्का। तो हमने एल्केन कंप्लीट कर लिया, एल्कीन कंप्लीट कर लिया, एल्काइन कंप्लीट कर लिया। अब भैया जी बात होगी किसकी, अब बात होगी बेंजीन की। जो आपको पता है बेंजीन, अरे सर ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन कौन से लिस्ट में आता है, बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन में आपको पता होगा, मैंने बार बार वहां बोला था कि एरोमेटिक कंपाउंड हम आगे पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी, तो आपको पता चलेगा कि किसको एरोमेटिक बोलते हैं। ऐसा नहीं कि बस ऐसे रिंग बना दिया एरोमेटिक, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है एरोमेटिक होने का। तो सबसे पहले हमें अब पढ़ना है बेंजीन, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम एरोमेटिक होने की कंडीशन ही पढ़ेंगे, जिसको जिसको हम प्यारे बच्चों किस नाम से जानेंगे। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमें पढ़ना है बेंजीन। शुरू से ही सबसे पहली क्लास है, आपको पता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और क्या पढ़ना है, बेंजीन, जिसका स्ट्रक्चर ये है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, ये सब आपको पता है। लेकिन पहले हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक होने की कंडीशन। कैसे हम बताएंगे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द एरोमेटिसिटी। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी रिंग कंपाउंड जो होते हैं, कोई भी जो रिंग कंपाउंड होते हैं, उनकी क्या होने की पॉसिबिलिटी होती है समझिए। अगर वो एरोमेटिक की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं तो वो होंगे एरोमेटिक, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर वो एरोमेटिक नहीं है तो हो सकता है वो एंटी एरोमेटिक हो। क्या हो, एंटी एरोमेटिक। क्या हो प्यारे बच्चों, एंटी एरोमेटिक हो। और अगर वो एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, और रिंग है, तो वो तीसरे कैटेगरी में आ जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। कोई भी रिंग वाले कंपाउंड इन्हीं तीन क्लासिफाई किए जाते हैं। अगर किसी कंपाउंड में रिंग है, वो रिंग कंपाउंड है, रिंग वाले कंपाउंड है, उनमें रिंग प्रेजेंट है, तो या तो वो एरोमेटिक होंगे, या तो वो एंटी एरोमेटिक होंगे, और या तो वो नॉन एरोमेटिक। मैं आपको एरोमेटिक होने की कंडीशन और एंटी एरोमेटिक की कंडीशन बताऊंगा विद एग्जांपल्स, तो बस समझ जाइएगा। जो एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। और यहीं पे आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहता है जो एरोमेटिक है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी की बात करूं तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। फिर एंटी नहीं, एंटी एरोमेटिक तो भैया नहीं कहो। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो एंटी एरोमेटिक ना के बराबर, मतलब लीस्ट स्टेबल। मतलब ऐसा समझो कि इतना कम हो कि प्रेजेंट ही ना हो यूनिवर्स में, है ना। तो एरोमेटिक के बाद किसका नंबर आता है, नॉन एरोमेटिक का। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, तब जाके सबसे लास्ट नंबर आता है एंटी एरोमेटिक का। ये ऑर्डर याद रखिएगा। आपको लग रहा होगा बहुत आसान सा ऑर्डर है, बट कई बार एमसीक्यू में पूछा जा चुका है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंड फर्दर एंटी एरोमेटिक। तो क्या है क्राइटेरिया एरोमेटिक होने का, सिर्फ रिंग है तो वो एरोमेटिक हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए, मैं एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा।
तो एरोमेटिक का जो क्राइटेरिया है ना उसको बताया किसने, हकल ने। किसने बताया, हकल, साइंटिस्ट थे भैया हकल, और उन्होंने जो रूल दिया उसको क्या बोला गया, हकल रूल। इन्होंने बोला अगर आप एरोमेटिक हैं तो इसका मतलब आप साइक्लिक सिस्टम होंगे, मतलब रिंग प्रेजेंट हो, और रिंग शुड बी प्लेनर। प्लेनर का मतलब अब वैसे तुम कैसे आइडिया लगाओगे, तो मैं कह रहा हूं कि sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ऐसे समझो। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 में स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। तो मैं कह रहा हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेना, और ऑर्गेनिक में sp2 ढूंढना वो ही बड़ा काम तो है नहीं, तुम्हें पता है ना, डबल बॉन्ड। sp2 मतलब डबल बॉन्ड, देख लेना भाई, ठीक है। तीसरा कह रहा है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा। कॉन्जुगेशन का मतलब मैं कई बार आपको रेजोनेंस इफेक्ट में और मीजोमेरिक में ये सब में हम लोगों ने बहुत बातें की कॉन्जुगेशन की, ठीक, पता है ना आपको, याद होगा कॉन्जुगेशन। और फोर्थ कहता है उसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हकल रूल के हिसाब से 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना। यार बच्चों इंपॉर्टेंट लाइन, क्या प्रेजेंट होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो कंपाउंड कहलाएगा एरोमेटिक। फिर से सुन लो, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो, और क्या प्रेजेंट हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। जहां n का मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी। अगर यहाँ 0 रख दो n की वैल्यू, तो यहाँ मान लो 4n+2 0 रख दिया, तब वैल्यू कितनी आएगी, 2। 1 रख दिया तो 6, 2 हो गया, 6 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 14 हो गया। इतने पाई इलेक्ट्रॉन आगे है, उसको ऑन बढ़ते चले जाना। इस रेंज में अगर उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो इन सब कंडीशन के बाद अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, मैं निकालता हूँ, सिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, टेंशन नहीं, वरी नहीं बच्चा लोग, है ना, आ रहा टेंशन मतलब। तो पहले कंडीशन ध्यान में रख लो, साइक्लिक, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, प्लेनर स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, एंड उसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब आप n की वैल्यू रख के 0 1 2 3 चेक करते रहो, मतलब 2 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। तो चलो सबसे पहले उन्हीं को उठाते हैं जिसपे आपको पूरा विश्वास है कि ये तो है, ये है एरोमेटिक। ये है भाई साहब आपके बेंजीन। ये क्या है, बेंजीन। ये देखिए इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। चलो कंडीशन मैच करो, साइक्लिक है हाँ, sp2 हाइब्रिडाइज, मैंने बोला डबल बॉन्ड देख के चलो मान लो है क्या क्लियर, ये बेंजीन sp2 डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज है। कॉन्जुगेशन है, हाँ सर देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है तो, कॉन्जुगेशन आपने पढ़ा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बाइपोलर। आपने पूरी कंजुगेशन की लिस्ट ही पढ़ी है भाई कि क्या क्या कंजुगेशन हो सकता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, कंजुगेशन भी है सर। लास्ट, क्या इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आपने नोटिस किया ये है, देखो डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा एक पाई, तो इसमें 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड मतलब 3 पाई, 3 पाई मतलब एक पाई बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो एक डबल बॉन्ड मतलब 2 2 4 2 6, सर इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अपने लिए से मैच किया कि अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो 4+2 6, अरे सर है, इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, इसीलिए आपको पता है बेंजीन को हम बोलते हैं एरोमेटिक। अभी दिमाग चला, सबसे बेसिक क्वेश्चन से ही समझ में आ गया ना कैसे हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। और आपको पता है कि एक लोन पेयर भी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, अगर लोन पेयर उसी प्लेन में है, प्लेनर होना चाहिए ना, अगर उसी प्लेन में है तो ये लोन पेयर को भी मतलब एक पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेंगे हम, ध्यान रखना भाई, दो एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पाई बॉन्ड, तो ये भी बना सकता है अगर उसी प्लेन में है तो, क्योंकि प्लेनर होना जरूरी, ठीक है, पक्का। आपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, पॉइंट्स लिख लिए। तो एग्जाम्पल देखो, पहले ये स्मार्ट लॉन्ड्री जो है उनको देख लो, ये हकल भैया है, ठीक है, जिन्होंने ये बवाल पाला था जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और अब आ जाते हैं ध्यान से, फटाफट कंडीशन समझते हैं। कह रहा था साइक्लिक सिस्टम मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन डीलोकलाइजेशन इंक्लूडिंग लोन पेयर इफ रिक्वायर्ड। हम लोन पेयर भी इंक्लूड कर सकते हैं जब जरूरत होगी तो,
यहाँ पे एन का मतलब मैंने आपको बताया 0 1 2 3, उसी हिसाब से रिंग में 2 6 10 14 18 मैंने बताई दिया उतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कंडीशन ये पहले डिस्कस कर चुका हूँ ना, कोई नई बात नहीं है। ठीक, तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखें तभी तो समझ में आएगा आपको। बेंजीन, आपको ये तो क्लियर ही है कि सर ये एरोमेटिक है, ये बेंजीन एरोमेटिक है, ये तो हमने चेक कर लिया है, हमें पता है। चलो इसमें आते हैं। साइक्लिक है, हाँ सर। sp2 हाइब्रिडाइज है सर, तो प्लेनर होगा सर, मानते हैं। कॉन्जुगेशन है क्या? देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ओहो, है ना, है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सर कॉन्जुगेशन भी है इसमें। तो हमें क्या ढूंढना है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? देखो, दो, दो चार, और ये इलेक्ट्रॉन देखो आपके रिंग में काम आएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो 6। सर इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब अपने एरोमेटिक वाली कंडीशन से मैच कर रहा है, तो सर ये भी एरोमेटिक है। है ना, समझिए। पायरोल इसको बोलते हैं। मैंने इनिशियली आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनके नाम बताए थे, मैंने बोला था इनसे मुलाकात होती रहती है। ये क्या है? ट्रोपीलियम आयन, है ना, ट्रोपैलियम आयन। इनका देखिए क्या है, पहले रिंग है, यस सर, डबल बॉन्ड, sp2 है, प्लेनर है। कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। सर इसमें भी कॉन्जुगेशन है, तो अगर ये एरोमेटिक होगा तो इनके लिए क्या होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। दो, दो चार और दो छह, इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, मतलब सर ये भी एरोमेटिक है ना। ये वाले भाई साहब क्या है? नेप्थलीन, नेप्थलीन। चलो देखो कितने डबल बॉन्ड? 5, और एक में 2, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन है इनके पास। साइक्लिक है, हाँ है। प्लेनर है, हैं होंगे सर। डबल बॉन्ड भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी। कॉन्जुगेशन कहीं से भी चेक कर लो, है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तुम्हें ऐसा फंडा आ रहा होगा, है ना। कॉन्जुगेशन भी है। फिर तब भैया जी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, मैच कर रहा है ना। 4n+2, 4 × 2 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 10 है, तो मतलब ये भी क्या है? एरोमेटिक है। पक्का दिमाग चल रहा है कैसे हम लोग पहचान ले रहे हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है? सिंपल सी बात है। तो बेंजीन हो गया, पाइरोल हो गया, ट्रोपाइलियम आयन हो गया, नेप्थलीन हो गया, आपने नोटिस किया ये सब एरोमेटिक हैं सर, ये एरोमेटिक हैं, है ना। कुछ और देखना चाहोगे? देख लो। अच्छा, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया ये एरोमेटिक हैं कि नहीं, आपने सबने नोटिस कर लिया। ये सब, ये तीनों एरोमेटिक हैं और ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, बढ़ो आगे, समझ गए। एक छोटा सा प्रैक्टिस कराऊं? ये बताइए, ये नेगेटिव चार्ज है, या ऐसे बना देता हूँ। चलो, ये डबल बॉन्ड और ये प्लस चार्ज। आपको बताना है क्या एरोमेटिक है कि नहीं है। आपने बोला सर साइक्लिक तो है, डबल बॉन्ड है तो sp2 भी हो गया, प्लेनर भी हो गया। कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, सर कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन चेक करिए, एक डबल बॉन्ड मतलब दो, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तुमने नोटिस किया कि एरोमेटिक की कंडीशन में है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, मतलब ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। अब आपको यहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि कोई सा भी कंपाउंड हो, आप खट से पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना, बाकी सारी कंडीशन मैच करना, और तुम्हें पता चल जाएगा कि ये है कि नहीं। एक एक्सेप्शन कह सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं पाइरिडीन। इसका जो ये वाला लोन पेयर है ना, ये वाला जो लोन पेयर है प्यारे बच्चों, ये पार्टिसिपेट नहीं करता इसमें, इसमें ये वो उस प्लेन में नहीं है, तो ध्यान रखना, इसको काउंट मत कर लेना, है ना, है ना, याद रखना। ठीक, चलो, तो इसमें 3 डबल बॉन्ड है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एरोमेटिक है। इसको देखे कंफ्यूज मत होना कि अब तो 8 हो गए सर, 8 मतलब एरोमेटिक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अब कह रहा है कि हमें आप कैसे पता चलेगा कि कोई एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। तो देख भाई, बड़ा आसान सा फंडा है। एरोमेटिक की कंडीशन जान गए, एंटी एरोमेटिक कंडीशन बताता हूँ। सब कुछ एरोमेटिक वाला ही, ये भी साइक्लिक होंगे, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, ये भी प्लेनर होंगे, है ना। इनके पास भी क्या होगा? एक साइक्लिक होंगे, sp2 होंगे, ये भी प्लेनर होंगे, इनमें भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा। बस ट्विस्ट क्या है? इनके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा, जहाँ पे n की वैल्यू वही, n की वैल्यू को 0 तो सब 0 ही हो गया मान लो, है ना। 1 रखूँ तो 4, 2 रखूँ तो 8, 3 12,
फिर 16 जिनमें ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तुम समझ लेना वो क्या है, एंटी एरोमेटिक। सारी कंडीशन वही है, बस पाई इलेक्ट्रॉन देखो कितना हो गया, 4 8 12 16 इस रेंज में है, तो आप क्या समझोगे प्यारे बच्चों, क्या है वो, एंटी एरोमेटिक। और जब दोनों नहीं होंगे तो नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं कि हम लोग चेक करके बताएं, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको। देखो ध्यान से, सब कुछ वही है, देखो सब कुछ वही है, बस इलेक्ट्रॉन क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें देख लो। साइक्लिक है, हाँ सर है। डबल बॉन्ड है, sp2 है, प्लेनर भी हो गया होगा सर। कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अरे सर ये भी है। क्या नहीं है आपको पता है, इसमें दो पाई बॉन्ड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और 4 एरोमेटिक तो थे ही नहीं। एरोमेटिक में तो 2 4 10 14 18 ये सब था। ये मैं ये मैच कर रहा है किससे, एंटी एरोमेटिक से। 4n इलेक्ट्रॉन है, 4n पाई, और n की वैल्यू में अगर क्या रखूं 1, तो 4n पाई मतलब 4 ही तो आया। कितना आया, 4 ही तो आया। तो यार समझ में आ गया होगा बाद में क्या बोलना चाह रहा हूं। तो जिसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन निकलेगा, समझ लेना वो क्या है, क्या है प्यारे बच्चों, एंटी एरोमेटिक। इसमें भी आप देख लीजिए, कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, sp2 भी है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। कितना है इसमें, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां मत आना, एग्जाम्पल दे रहा था ये, इसके लिए नहीं लिखा। इसमें कितने हैं, 4, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर देखो ये 4n से मैच कर रहा है, ना कि 4n+2 से। इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, 2 4 6, और ये वाला जो लोन पेयर है वो भी काउंटेड है। इसलिए अगर अगर ये लोन पेयर काउंटेड है, प्लेन में है, तो काउंटेड है तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। ठीक प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है जो एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। चेक कर लो, कौन सी बड़ी बात है। साइक्लिक है, हाँ है। प्लेनर, अरे प्लेनर है, नहीं है ना, बात ही खत्म। कॉन्जुगेशन है, नहीं है ना, तो ना तो ये एरोमेटिक होगा ना तो एंटी एरोमेटिक। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। वही सेम फंडा आपको दूसरे एग्जाम्पल में भी दिख रहा होगा ना, इसमें डबल बॉन्ड ही नहीं था, कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो ये ना तो ये एरोमेटिक हो सकता है, ना तो एंटी एरोमेटिक। तो क्लियर है ये भी क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। अभी समझ में आया। ऐसा नहीं कि बस रिंग है तो एरोमेटिक है, अभी आपको समझ में आ गया, रिंग वाले एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एंटी एरोमेटिक भी हो सकते हैं, और नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। स्टेबिलिटी आइडिया मैंने तुम्हें बता ही दिया, ठीक है। तो आप पक्का हक्कल रूल एरोमेटिसिटी का आइडिया आपको लग गया। आप किसी कंपाउंड को देख के थोड़ा दिमाग लगाएंगे, और जो रूल्स पढ़े हैं उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि वो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। पक्का आइडिया लग गया। तो चलो फिर जो अपना कंपाउंड है उसको उठा लेते हैं। हमें जो कंपाउंड पढ़ना है दैट इज बेंजीन। तो उस कंपाउंड क्या है, बेंजीन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6, और जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ऐसे दिखाते हैं। ये डबल बॉन्ड ऐसे भी दिखा सकते हैं, या इस डबल बॉन्ड अल्टरनेट होना है डबल बॉन्ड, तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो इसीलिए बेंजीन की ये कौन से स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बेंजीन ऐसे भी हो सकता है, बेंजीन ऐसे हो सकता है, इसीलिए बेंजीन का जो रेजोनेंस हाइब्रिड हम बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं। आपने नोटिस किया होगा भैया, ऐसे बना देते हैं, ऐसे। ये डबल बॉन्ड में घूम रहा है, कहीं तो होगा ही होगा, बस अल्टरनेट पोजीशन पे होगा बस। ठीक, हम बेंजीन को ऐसे भी दिखा देते हैं कि CH, और बेंजीन के हर कोना पोपचा सब CH है, तभी तो हो गया C6H6। ऐसे ही बना देता हूँ। क्लियर है, पक्का है, समझ में आपकी बात। मैंने प्लेनर क्यों बोला, ये देखिए sp2 हाइब्रिडाइज, सारे कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। देखो सब एक ही प्लेन में है, ये देखो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको दिख रहा होगा, ये देख लीजिए स्ट्रक्चर, सब प्लेनर है, तो देखो एक ही प्लेन में दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ बेंजीन के स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को केकुले ने बताया था, केकुले ने ढूंढा था, इसलिए उसको केकुले स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये मत समझना एक केकुले कहाँ से आ गया, है ना। तो बेंजीन में देखो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की लेंथ क्या होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड की लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड की 1.34, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सब इसके बीच में आता है 1.38। तभी हमें पता चला कि रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड घूम रहा है। तो ये कुछ बेंजीन के ही स्ट्रक्चर है, ये दिखाना चाहना है कि बॉन्ड लेंथ कितनी है, बॉन्ड एंगल कितना है। sp2 है तो बॉन्ड एंगल 120 होगा ना, इसमें सोचने की क्या जरूरत है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पक्का चल गया आपको। हेलो प्यारे बच्चों,
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये सारे बेंजीन के स्ट्रक्चर है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, सीधे आ गए हम कहाँ पे, केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। कहाँ पे आ गए, बेंजीन की केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आपने बोला सर प्रिपरेशन नहीं पढ़ाया आपने, बात तो यार तुमने सही बोला, प्रिपरेशन भी पढ़ाना था। चलो प्रिपरेशन इसके बाद पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। जैसे वैसे लॉजिक सिंपल है, अगर मुझे 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग बनानी है तो इसका मतलब हमें लेना भी ऐसा ही कोई कंपाउंड पड़ेगा, मैं ऑलरेडी 6 मेंबर्ड हूँ, बस कुछ हटा वटा के अपना बेंजीन बन जाए, है ना। तो इसीलिए हम, मैं हिंट कर दे रहा हूँ बट मैं, लेकिन इसकी पीपीटी लास्ट में तुम्हें बताता हूँ तो परेशान हो ना। हम फिनॉल से बना लेते हैं, हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना लेंगे, हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बना लेंगे, है ना। मेरे पास एक और भी ऑप्शन है, हम इथाइन से भी बना लेते हैं। आप बोलोगे अरे सर इससे कैसे बन गया, पॉलीमराइजेशन करके, तो ये सब मैं आपको प्रिपरेशन में बताऊंगा। बस अपने आप को ये मत बताइए कि हमें नहीं पढ़ना है, पढ़ना है आपको, बस पीपीटी में वो इसके बाद है, टेंशन मत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन की। आपने नोटिस किया क्या कि सर एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता था तो वो फेवर करते थे सब्स्टिट्यूशन। क्या फेवर करते थे, सब्स्टिट्यूशन फेवर करते थे। एल्कीन में डबल बॉन्ड था तो वो क्या फेवर करते थे, उनको हमेशा अच्छा लगता था एडिशन रिएक्शन करने में। यार बेंजीन में तो सिंगल भी है डबल भी है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है ना, 3 जगह सिंगल बॉन्ड है, 3 जगह डबल बॉन्ड है। अब इसका मतलब भैया जी सब्स्टिट्यूशन भी फेवर करेंगे और एडिशन भी फेवर करेंगे, मतलब हमें बेंजीन में दोनों ही पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है और एडिशन भी पढ़ना है। हमें बेंजीन में क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें बेंजीन में दोनों ही पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन भी और एडिशन भी। ठीक, बढ़ाऊं कहानी को आगे, चलो बढ़ाते हैं, अब ध्यान सुनिएगा। कह रहा है केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन में, कह रहा है भैया देखो वो सब्स्टिट्यूशन भी देगा एडिशन भी देगा। मैंने तुम्हें फंडा पहले बताया कि कैसे तुम्हारे दिमाग में बात आए कि वो कौन सा दे रहा है, दोनों दे रहा है, तो ये तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ गया होगा ना कि सब्स्टिट्यूशन और एडिशन दोनों क्या दे रहा है। तो कह रहा है बेंजीन डज नॉट रेडियली अंडरगोज फॉर द एडिशन रिएक्शन लाइक अदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब फेवरेबल उसका क्या है, विलिंगली वो कौन सी रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एडिशन नहीं देता, अनविलिंगली कुछ कंडीशंस के साथ वो एडिशन रिएक्शन भी देगा, क्योंकि समस्या पता है क्या, एडिशन करने पे डबल बॉन्ड उसका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और उसी वजह से वो एरोमेटिक है और सबसे ज्यादा स्टेबल, अभी आपने पढ़ा कि ऑर्गेनिक में रिंग में सबसे ज्यादा स्टेबल वही होते हैं जो एरोमेटिक हो। तो इसीलिए वो बेचारा नहीं चाहता एडिशन देना, क्योंकि उसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ये लाइन वही बता रहा है, देखो, सिंस एडिशन टू एरोमेटिक कंपाउंड डिस्ट्रॉय एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए वो एडिशन के फेवर में नहीं रहते, सब्स्टिट्यूशन उनके लिए फेवरेबल है। लेकिन वो एडिशन भी आपको पढ़नी पड़ेगी, कुछ कंडीशन में वो एडिशन रिएक्शन भी देंगे, देंगे तो जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड होगा, उसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्या बन रहा है, और एडिशन रिएक्शन क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। बहुत सिंपल है सब्स्टिट्यूशन। भाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो आप जानते ही हो, भाई एल्केन पे नहीं पढ़ा था कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय बाय एनी अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, तो यार वही होना यहाँ भी है, यहाँ भी तो वही होगा। बेंजीन में हर जगह क्या है, सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच, अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो एच हटेगा और आके भी अपना जुड़ेगा, इसमें कौन सी टेंशन की बात है ना। तो देखो बहुत आसान है, देखिए ध्यान से। तो कह रहा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको भी पता है, अगर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल से अटैक से होगा तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब वहां अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पे करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब वही है कि अगर सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड हैं और वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए इसलिए हमें पढ़ना है क्या, बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ गए ना भाई, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, मार हिला हेल इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करेगा ना। न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पे अटैक करता है। ठीक है, पक्का। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट दूं क्या? जैसे मान लो हमने अपने बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन में किया क्लोरीनेशन। कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, समझो। मतलब क्या ऐड करूंगा? क्लोरीन ऐड करूंगा सर। तो क्लोरीन पूरा ऐड थोड़ा ना होगा, जो इसमें इलेक्ट्रोफाइल है वही जाके ऐड होगा। तो क्लोरीन को तोड़ देना, किसमें? माइनस में और प्लस में। तोड़ देना मतलब हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो जो प्लस वाला हिस्सा है इसी को तो माइनस से प्यार होगा, तो यही वाला हिस्सा जाके लगेगा, एच हटेगा आपके बेंजीन रिंग का और जाके एसीएल लग जाएगा। इसका मतलब मैं क्यों ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप ऐड कर रहे हो उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये दिमाग में भर लीजिए कि जो भी आप ऐड करने जा रहे हो उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वही जाके एच को हटा के जुड़ जाएगा। जैसे Cl2 में इलेक्ट्रोफाइल क्या है? Cl पे प्लस। HNO3 में क्या है? HNO3 में, तो HNO3 किस में टूटता है मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, NO2 प्लस और OH माइनस। तो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। वैसे सल्फोनेशन में हम क्या ऐड करते हैं? H2SO4। ये भी किस में टूटता है? पढ़ चुके हो वैसे भी, इसमें SO3H पे प्लस और OH पे माइनस। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल, है ना। वैसे एक रिएक्शन होती है एल्काइलेशन, वर्ड मतलब जैसे देखो ना, नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड ऐड किया, सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, नाइट वो एल्काइलेशन तो एल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे। जब हमने बोला एल्काइलेशन तो हम क्या ऐड ऐड करेंगे? एल्काइल हैलाइड प्यारे बच्चों। और इसको तोड़ो, देखो साफ साफ दिख रहा है हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा, तो ये R पे प्लस और X पे माइनस। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। वैसे एसाइलेशन, एल्काइलेशन में एल्काइल हैलाइड ऐड किया, तो एसाइलेशन में एसाइल हैलाइड ऐड करेंगे। एसाइल हैलाइड होता है RCOX। फिर तुम्हें समझ में आ गया, X मतलब हेलोजन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, तो RCO पे प्लस और X पे फिर माइनस। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। वैसे ही एल्काइलेशन मतलब एल्काइल हैलाइड ऐड किया, एसाइलेशन मतलब एसाइल हैलाइड ऐड किया, तो बेंजाइलेशन मतलब C6H5COX ऐड करेंगे। एसाइल हैलाइड तो ये बेंजोइल हैलाइड्स ऐड कर दिया, फिर से ये भी टूटेगा, X फिर से माइनस, तो ये X माइनस और C6H5CO पे प्लस। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल होना। इसके बाद बस यही तुम्हें समझना था, जो हम ऐड कर रहे हैं जिसके थ्रू हम सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोफाइल वाला हिस्सा कौन है। मैंने सबको ब्रेक करके दिखा दिया ना। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं सोचना, बस H हटा दो और लगा दो, और कुछ नहीं करना तुम्हें रिएक्शंस में। देखो देखो ना, समझाता हूं तुम्हें। देखो समझो, हेलोजनेशन मतलब क्या ऐड किया? हेलोजन। एल्काइलेशन मतलब एल्काइल हैलाइड। एसाइलेशन मतलब एसाइल हैलाइड। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक एसिड। सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। अब तुम्हें हलवा लगेगा, हलवा। हेलोजनेशन क्या फेंक के मारा? हेलोजन। ये देखो, ये तुम्हारा बेंजीन था, इसको अलग से एच क्यों दिखा रहा हूँ? ये इसलिए दिखा रहा हूँ, हर जगह सी एच है, मैं अलग से इसलिए दिखा रहा हूँ कि देख भाई ये एच हटेगा, उसकी जगह जाके लग जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल वाला हिस्सा, है ना। और ये एच और एच मिलकर निकल लेंगे एच एक्स के फॉर्म में। ठीक, बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे हेलोजनेशन किसके प्रेजेंस में होता है? AlCl3 विद इन डार्क। किसके प्रेजेंस में? AlCl3। और रिएक्शन किसमें होती है? डार्क में। एल्केन में कैसे होती थी सब्स्टिट्यूशन? सनलाइट में होता था। यहाँ कैसे होता है? डार्क में होता है। ठीक है। हाँ, तो अगर यहाँ Cl2 ऐड करना तो Cl2 ऐड करना तो AlCl3 लेना, ऐसे Br2 ऐड करना तो AlBr3 ले लेना, मतलब ऐसे बात करना। और ये रिएक्शन और किसके प्रेजेंस में हो सकती है, ध्यान से सुनिए। जैसे Br2 ऐड कर रहे हो तो Br2 और FeBr3, या Br और AlBr3, या Fe प्लस Br2। आयरन, मैंने बोला आयरन यूज होगा, वैसे ही वही क्लोरीन के साथ भी है, वही सारी कंडीशन लिखी हुई है। तो ऐसे समझो कि ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? FeCl3 या FeBr3 या AlCl3 या AlBr3। इट डिपेंड कि तुम कौन सा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में H हटा के ऐड कर रहे हो।
बस उसी हिसाब से काम करना है तुम्हें। अगर यहाँ पे Cl लिया है तो ये Cl3 लेना, AlCl3 या FeCl3 या Fe इन डार्क तो वैसे भी है। ठीक है, आसान सा रिएक्शन तो एकदम समझ गए ना कि बस H हटा के X लगा देना, बस सिंपल। हम्म जैसे मान लो बेंजीन था, उसमें तुमने क्या ऐड कर दिया था, ब्रोमीन, तो यहाँ क्या बन जाता, बेंजीन पे लग जाता ब्रोमीन। तो इसका नाम कहीं भी लगा दो, जरूरी नहीं यहीं पे, तुम्हारा मन यहाँ लगा दो, तुम्हारा मन यहाँ कहीं भी लगा दो, उसका नाम क्या हो गया, ब्रोमोबेंजीन। Cl लगता तो क्लोरोबेंजीन, I लगता तो आइडोबेंजीन, है ना। ये तो बड़ी बेसिक सी बात है। ठीक है, हेलोजिनेशन। दूसरा हेलोजिनेशन में देखो कह रहा है क्लोरीनेशन। एग्जाम्पल जिसने हमने ब्रोमिनेशन किया वैसे ये क्लोरीनेशन कर रहा है ना। क्या कर रहा है, क्लोरीनेशन कर रहा है। इसकी मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़नी, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा, पढ़नी की तो बता भी दूंगा, वैसे आसान है लेकिन नहीं पढ़नी आपको। हाँ, ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रो, जैसे आप कर रहे हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ना, जनरेशन होगा उसका, तभी तो सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसे याद करिए, आपने एल्कीन के सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म पढ़ी थी, तो सबसे पहले पढ़ा था चेन इनिशिएशन, फ्री रेडिकल बनता था, फ्री फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट से बनाता था, चेन प्रोपगेशन, और फिर मतलब चेन रुक जाती थी, जब वो आपस में कंबाइंड होकर फ्री रेडिकल डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो वही कहानी यहाँ भी कह रहा हूं मैं, कि ये जो रिएक्शन है ना, वो स्टेप 1 में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल बनाया जाता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो फिर वही चेन आगे बढ़ेगी, और क्या। ठीक है। दूसरा देखिए, सिंपल सिंपल एल्काइलेशन जो हम पढ़ रहे थे, उसका पूरा नाम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। साइंटिस्ट है भैया ये, फिर से फ्रीडल क्राफ्ट भैया ने एल्काइलेशन किया, और अगर फ्रीडल क्राफ्ट लिखा हो तो 110% मान लेना वो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, AlCl3 के प्रेजेंस में। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, AlCl3 या FeCl3 के प्रेजेंस में। मोस्टली आपको दिखता होगा कि AlCl3 लिखा हुआ है। और क्या ऐड होना है, एल्काइलेशन, मतलब एल्काइल हैलाइड बता ही चुके हैं सर आप तो, ये माइनस में ये प्लस में, यही मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, यही H हटा के जुड़ जाए। देखो, यही H हटा के क्या हुआ, जुड़ गया, बन गया एल्काइल बेंजीन। में CH3 होता तो मिथाइल बेंजीन या टोल्यूइन, है ना। C2H5 होता तो इथाइल बेंजीन। कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ भी रहे होंगे कि हाँ हाँ ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एल्काइलेशन। अब एसाइलेशन होता तो, प्यारे बच्चों, अगर एसाइलेशन होता तब, तो ये जो R लगा उसकी जगह क्या लगा होता, RCO। बेंजाइलेशन होता तो क्या लगा होता, C6H5CO। ये लगे होते, और क्या, टेंशन लेने की कौन सी बात है ना। RCO C6H5CO, बस ये प्लस चार्ज लगा होता, यही कहानी चलती। ठीक, आगे देखो ना, आगे तुम खुद ही देख लो। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, देखो मैं कुछ नहीं बोलूंगा तभी तुम समझ जाओगे, H हटा COR लग गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, एसाइल ग्रुप जाके लग गया। ठीक, हेलो। बेंजाइलेशन मान लो इन्होंने तुम्हारे लिए नहीं किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर बेंजोइल क्लोराइड ऐड करते तो वहां C6H5CO लग जाता, है ना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो, ऐसे समझोगे तुम। मान लो ये सिंबल के फॉर्म में दिया ना, मैंने कहा मान लो ये बेंजीन है, नाम भी जान लो, नाम पूछता है, ये बेंजीन मान लो, ठीक है। इसमें तुमने क्या ऐड कर दिया, CH3COCl ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ध्यान रखना, एनहाइड्रस AlCl3। तो बनेगा क्या सर, कोई एक एच हटेगा, वहां आके लग जाएगा COCH3। इसका नाम है एसिटोफिनॉन। ध्यान से सुन लो, इसलिए मैंने नाम के साथ बताया, इसका नाम क्या है, एसिटोफिनॉन। और अगर यही इस स्ट्रक्चर के ऊपर मान लो बेंजोइल क्लोराइड ऐड किए होते, C6H5COCl, तब यहाँ क्या बनता, आपके बेंजीन के ऊपर लगा होता COC6H5। मैं लिख देता हूँ कि मैं याद में चाहूँ तो ऐसे भी बना सकता हूँ, फिर एक रिंग बना दूंगा ऐसे। तो जैसे ऊपर वाले का नाम था एसिटोफिनॉन, वैसे नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, बेंजोफिनॉन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बेंजोफिनॉन। वो था एसिटोफिनॉन, तो ये क्या है, बेंजोफिनॉन। ठीक है, सिंपल है ना। नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि ये नाम कन्वर्जन में पूछता है, कि इससे एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, तो इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एटलीस्ट तुम्हें पता तो चले, जब वो लगेगा तो इसका नाम है एसिटोफिनॉन है, इसका नाम है बेंजोफिनॉन है। ठीक है। फिर कह रहा है नाइट्रेशन, समझ तो बेटा तुम गए ही, इस सर क्या ऐड करना है, कॉन्क HNO3, और आपको पता है ये किसके प्रेजेंस में ऐड होता है, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में। अब तो तुम जान ही चुके हो, कई बार ये बात पढ़ चुके हो, नाइट्रेशन हमेशा किसके प्रेजेंस में होती है, कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में हम ऐड करते हैं कॉन्क HNO3। तुमने तोड़ना सिखा दिया मैंने, तुम्हें पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2+, यही तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो H हटा के NO2 लग जाएगा।
देख लो तुम्हारे सामने ही है। बेंजीन का एच हटा वहां उसकी जगह क्या लगा NO2, नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम हो गया? नाइट्रोबेंजीन। ठीक। कैसे रिएजेंट बना इसके बारे में मत बात करो। रिएजेंट तो वैसे भी मैं बता ही चुका हूँ कि HNO3 है विद कॉन्क H2SO4 के साथ। ठीक है, नाइट्रेशन की कहानी है। आपको नहीं पढ़ना है इनकी मैकेनिज्म तो मैं बता भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, टेंशन मत लो। फिर कह रहा है क्या? सल्फोनेशन। क्लियर है? फिर से क्या ऐड करना है? कॉन्क H2SO4 ऐड करना है सर। इलेक्ट्रोफाइल क्या है इसमें? सर आपने बोला ये टूटता है SO3H प्लस और OH माइनस में, तो इलेक्ट्रोफाइल तो यही है सर। तो फिर से बेंजीन का H हटेगा, SO3H लग जाएगा। देखो, H हट के SO3H लग जाएगा और नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ध्यान रखना, नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आसान है। आपको तो मजा ही आ रहा होगा कि हाँ सही में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्या हुआ? ये हुए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसके? बेंजीन के। ये आपने क्या पढ़े? सब्स्टिट्यूशन। ठीक। कौन कौन से रिएक्शन पढ़े सब्स्टिट्यूशन में? सबसे पहले हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन। फिर क्या पढ़ा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एडिशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। फिर क्या पढ़ा? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एडिशन ऑफ एसाइल हैलाइड। फिर क्या पढ़ा? फ्रीडल क्राफ्ट बेंजाइलेशन, एडिशन ऑफ C6H5COX। फिर क्या पढ़ा? नाइट्रेशन, एडिशन ऑफ HNO3, कॉन्क HNO3 विच कॉन्क H2SO4। ध्यान रखना कि इसके प्रेजेंस में हुआ है। और फिर क्या पढ़ा? एडिशन ऑफ H2SO4 मतलब सल्फोनेशन। ठीक है। हम्म, क्लियर रहेगा? ठीक है। अब समझिए कुछ कौन से बता रहा हूं। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स का मतलब समझिए। ये है आपकी बेंजीन। प्यारे बच्चों, ये है आपकी बेंजीन, है ना। तो ये मैं ऐसे दिखा देता हूँ। मान लो आपकी बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गई और यहाँ कोई ग्रुप लग गया। कोई भी ग्रुप मान लो यहाँ पे लग गया एक्स। ये एक्स मतलब कोई ग्रुप है, हेलोजन मत समझना। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कोई ग्रुप लग गया। ठीक है। तो होगा क्या? समझिए, जब बेंजीन क्या हो जाती है, बेंजीन का एक एच हट के कुछ लग जाए तो बेंजीन हो जाती है मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्या हो जाती है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। बेंजीन क्या हो जाती है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक, समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। बेंजीन हो जाती है आपकी मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो जाती है। तब अब जब बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गई तो जिस जहाँ पे जो ग्रुप लगा है उसके जस्ट पड़ोस वाले जो पोजीशंस होती हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्थो। उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं? मेटा। और इसको क्या बोलते हैं? पैरा। या मैं कहता हूँ मान लो ये सब्स्टिट्यूटेड हो गई तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो कौन सी पोजीशन ऑर्थो हो गई? ऑर्थो वाली पोजीशन हो गई 2 और 6 वाली। कौन सी पोजीशन मेटा वाली हो गई? वो हो गई 3 एंड 5 वाली। कौन सी पोजीशन पैरा वाली हो गई? वो हो गई 4 वाली। ठीक। तो अगर आपका बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड हुआ है तो उस पे जो लगने वाला ग्रुप है, ये जो एक्स है ना, एक्स, ये दो तरीके का हो सकता है। हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है वो क्या हो? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। या वो प्यारे बच्चों हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। क्या हो? या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा या तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यही तो दोनों चांस है ना। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ प्यारे बच्चों तो वो उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग। वो बेंजीन रिंग को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है। अगर वो डोनेटिंग हुआ तो वो बेंजीन रिंग को क्या कर देगा? एक्टिवेट। और अगर वो विड्रॉइंग हुआ तो हम बोलते हैं कि वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। वो बेंजीन रिंग को क्या कर देगा? डीएक्टिवेट। ऐसे बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया तो वो एक्टिवेट हो गया, उससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया, विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ, तो वो क्या हो गया? डीएक्टिवेट हो गया। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जब बेंजीन रिंग से लगे तो उनको हम बोलते हैं कि ये कैसे हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। कैसे होते हैं? उनको हम बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और जो विड्रॉइंग होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कुछ दिमाग में चला?
कि बेंजीन था और अभी हमने सब्स्टिट्यूशन किया ना, क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोसल्फोनिक एसिड, एल्काइल बेंजीन, एसाइलेशन, एसिटोफिनॉल, बेंजोफिनॉल, सब बनाया ना हम लोगों ने। तो बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गई। तो अब मैं कह रहा हूँ जब बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गई तब उसमें ये पोजीशंस भी आ जाते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा। कौन ऑर्थो, कौन मेटा, कौन पैरा, मैंने आपको भी क्लियर कर दिया। ये ऑर्थो है, ये मेटा, ये पैरा है। अब जो मोनो सब्स्टिट्यूशन के बाद जो ग्रुप लग गया है, वो ग्रुप दो ही तरीके का हो सकता है, या तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा या तो रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या विड्रॉइंग। तो फंडा कहता है केमिस्ट्री में कि जो डोनेटिंग होते हैं वो उन्हीं को हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। और वो एक्टिवेटिंग क्यों है? क्योंकि वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। मतलब वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे भेजेंगे। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे भेजेंगे। देखो, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कहेंगे, डायरेक्शन देंगे, जाओ ऑर्थो और पैरा पे। और जो विड्रॉइंग वाला होगा वो मेटा डायरेक्टिंग, वो आने वाले को कहाँ भेजेगा? मेटा वाली पोजीशन पे। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के बारे में मैं हर बार बोल रहा हूँ, है ना? क्लियर है? पक्का है? बढ़ाऊं कहानी को आगे? हम्म, ध्यान से देखिए। कह रहा रिएक्टिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, कह रहा जब बेंजीन क्या होती है, व्हेन अ सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूटेड मतलब जिसमें मोनो सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, वो फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जाती है। तो टू फीचर्स मस्ट बी कंसीडर्ड। तो कहते हैं कि हम दो बातों का ख्याल हमें रखना है, रिएक्टिविटी का और ओरिएंटेशन का। कहता है इफ द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज मोर देन बेंजीन, कहता है इफ द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेंजीन से ज्यादा हो, तो हम कहते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है इज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप। और अगर लेस देन बेंजीन से होगा तो हम कहते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हुआ है ना बेंजीन, तो वो जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो ग्रुप को क्या कर रहा है? डीएक्टिवेट कर रहा है। क्या कर रहा है? दैट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। आपको लगा ये कोई नया बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं सब? टेंशन मत लो, घुमा फिरा के वहीं पहुंचेंगे, पहुंचा रहा हूं तुम्हें। हमें हमें कैसे पता चलेगा कि बेंजीन का रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है या आपके जो मोनो सब्स्टिट्यूशन के बाद बना है वो? यहाँ से तो डिसाइड ही नहीं कर सकते ना। इसलिए तो मैंने आपको डोनेटिंग और विड्रॉइंग का कॉन्सेप्ट बताया, और वो इसलिए बताया और आपको समझ में आ गया क्योंकि सर ये वाली पूरी कहानी हमने रेजोनेंस में पढ़ी थी। कि डोनेटिंग है तो प्लस आर इफेक्ट देते हैं, विड्रॉइंग है माइनस आर देते हैं, हमने स्ट्रक्चर बना के भी सीखा था। तो चीजें आसान है, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, फटाक समझ लोगे, है ना? देखो आगे उसी लाइन पे कह रहे हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। और डीएक्टिवेटिंग देखो क्या है? जो विड्रॉइंग होंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करते हैं? ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। डोनेटिंग वाले क्या करते हैं? अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा प्लस आर इफेक्ट, तो आपको याद आएगा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होती थी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती थी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता था और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती थी। तो ये रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं और आने वाले भाई लोगों को कहाँ भेजते हैं? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। और डोनेटिंग कौन होते हैं मैं आपको बता के रखा हूँ कि अगर आपके बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो एटम है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम, अगर उसके पास लोन पेयर है भैया, तो वो क्या हो जाता है? डोनेटिंग। देखो एक तरफ से एक तरफ तक देखो, लोन पेयर होगा सबके पास। और उसमें एक्सेप्शन तो मैंने आपको बता ही दिया था, एक एल्काइल ग्रुप तो मैं भी बताया था, अभी एक भी लो फिनाइल। एल्काइल और फिनाइल ग्रुप कैसे हैं? ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही होते हैं बिकॉज ऑफ एल्काइल का तो आपको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, है ना? तो मैंने जहन में रख लेना कि भाई वैसे तो लोन पेयर होना है लेकिन एल्काइल और फिनाइल में नहीं होता, तब भी वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। और विड्रॉइंग कौन होते हैं? मैंने आपको बताया था कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जो जुड़ा एटम है वो जुड़ा होगा मल्टीपल बॉन्ड के साथ। किसके साथ? किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। देखिए लोन पेयर नहीं होगा इनके पास। और दूसरी कंडीशन, ये जुड़े होंगे अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू। देखो एन जुड़ा है ओ से, आपको पता है डबल बॉन्ड होता है। सी जुड़ा है एन से, डबल बॉन्ड। सी ओ से, अरे सब देखो आपने एकदम जो देखोगे तुरंत समझ जाओगे। यहाँ सी ओ के साथ है, सी एच ओ में सी एच के साथ नहीं जुड़ेगा था ना, ओ के साथ है। एच के साथ भी सिंगल बॉन्ड है लेकिन ऐसा नहीं कि एच बीच में है, समझ लेना। ये वहां भी समझाया था मैंने, प्लस आर माइनस आर में भी। तो ये टेंशन नहीं, आपको ये ध्यान रखना है बस। अगर वो इफेक्ट ऑर्डर याद है तो ये भी हम लोग एक तरीके से तुम्हें आती है, लेकिन आप ध्यान रखना कि कौन कौन से। और ये जो ग्रुप लिखे हैं आपसे पूछता है कि आइडेंटिफाई करिए कौन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये वाले जो एग्जांपल्स हैं दीज आर ऑर्थो एंड
पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और नीचे जो हमने लिखा है वो है मेटा डायरेक्टिंग। कब? जब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा होगा तब। तो ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे भेजेगा, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे भेजेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? बेसिक पढ़ना है मेरे लाल। ठीक है, तो अगली टर्न पे वही कुछ इफेक्ट्स के स्ट्रक्चर बना लेंगे, एग्जांपल्स, मतलब बात कर लेंगे कि क्यों प्लस है ऑर्थो एंड पैरा है, ये सब है। उसके बाद भैया कुछ प्रैक्टिस शीट करनी पड़ेगी। चैप्टर तैयार हो गया, अब चैप्टर कंप्लीट हो गया तो कुछ सीखेंगे, कन्वर्जन सीखेंगे, रीजनिंग सीखेंगे, फिर इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन देखेंगे। करना तो पड़ेगा ना, तभी तो ऐसे कैसे हो जाएगा काम भैया, ऐसे कैसे सीख जाओगे? करना तो पड़ेगा ही क्वेश्चंस, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना हाइड्रोकार्बन्स की। पक्का? तो चलिए फिर, पता है, रिवाइज कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास के पहले तक। और अभी के लिए मेरी तरफ से जय श्री राधे, नमस्कार प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खूब मन से पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए बाय।